कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अपठित गद्यांश या पद्यांश। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में अपठित का क्या अर्थ है जानिए। तो बच्चों, अपठित का अर्थ है जो पहले ना पढ़ा गया हो, यानी कि अपठित, जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। प्रश्न पत्र में ऐसे गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं जो पाठ्य पुस्तक में नहीं होते, क्योंकि हम वही पढ़ते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में होता है। इन पर आधारित प्रश्नों से माध्यम छात्रों के सामान्य ज्ञान, मौलिक चिंतन, अर्थ ग्रहण क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों, जो गद्यांश हमने पहले नहीं पढ़े होते या जो पद्यांश हमने पहले कभी नहीं पढ़े होते और जब हम उन्हें पढ़ते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो उससे छात्रों के जो सामान्य यानी जनरल नॉलेज होता है, उनके जो सोचने की शक्ति होती है, जो वो अर्थ ग्रहण करते हैं, उसकी जो उनकी क्षमता होती है, इसके बारे में जाना जाता है कि बच्चा कितना अच्छा, कितना कौशल है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ अपठित गद्यांश। पढ़ने से पहले जानते हैं कि अपठित गद्यांश या पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए जानें। सबसे पहले बच्चों, प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री में निहित होते चाहिए। अपठित गद्यांश या पद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध, सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। अपठित गद्यांश पद्यांश के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए, यानी कि बच्चों, जब हम गद्यांश को पढ़ें या पद्यांश को पढ़ें तो कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें हमें अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। सर्वप्रथम संपूर्ण अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके अर्थ को समझना चाहिए। यदि एक बार पढ़ने से अर्थ समझ ना आए तो उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। अपठित पद्यांश को पढ़ते समय यह भी ध्यान रखें कि कविता में कवि सदैव शब्दों का साधारण अर्थ में प्रयोग नहीं करते, बल्कि उनका विशिष्ट अर्थों में प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश में से ही शीर्षक लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं नमूनार्थ अपठित गद्यांश। तो सबसे पहला गद्यांश पढ़ेंगे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िएगा। युवा वर्ग आज हमारा उत्तराधिकारी है, आज नहीं तो कल वह देश का कर्णधार बनेगा। भविष्य उसी के कंधों पर सुरक्षित है। पुरानी पीढ़ी का दायित्व है कि युवा पीढ़ी का सम्यक मार्गदर्शन करे। हम वस्तु स्थिति को पहचान कर यह समझ लें कि युवा वर्ग अपने द्वारा अर्जित संस्कारों एवं मान्य विश्वासों के आधार पर ही चलना चाहेगा। पुरानी पीढ़ी उनके मार्ग का रोड़ा ना बने, रोड़ा यानी कि उनकी रुकावट ना बने। वे स्वयं अपने साधनों से अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। युवा छात्र सक्रिय राजनीति में रुचि लें, हिस्सा लें, इसमें कोई हानि नहीं है। हानि की आशंका तब होती है जब राजनीति का व्यवसाय करने वाले नेता उनके अल्हड़पन को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाते हैं। तो बच्चों, ये छोटे सा अपठित गद्यांश था। आइए पढ़ते हैं उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि आज का युवा वर्ग कल का क्या बनेगा। तो उत्तर है, आज का युवा वर्ग कल देश का कर्णधार बनेगा। प्रश्न 2, युवा वर्ग अपना मार्ग प्रशस्त कैसे करेंगे। युवा वर्ग स्वयं के साधनों से अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रश्न 3, युवकों के सक्रिय राजनीति में भी हिस्सा लेने पर हानि की आशंका कब रहती है। उत्तर लिखेंगे कि युवकों के सक्रिय राजनीति में भी हिस्सा लेने पर हानि की आशंका तब होती है जब राजनीति का व्यवसाय करने वाले नेता उनके अल्हड़पन को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाते हैं। प्रश्न 4 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे कि शीर्षक है आज की युवा पीढ़ी। तो बच्चों, इस तरह से हम अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं और उससे पूछे हुए प्रश्न के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला गद्यांश।
महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे पितामह भीष्म ने भी निश्चय कर लिया कि वे श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे। श्री कृष्ण को विचलित करने के लिए भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन लाचार हो गए और वे भीष्म को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाए। अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, किंतु उन्होंने शस्त्र न उठाने का प्रण किया था, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखते ही देखते भीष्म ने अपनी बाण वर्षा से सारी पांडव सेना को तितर बितर कर दिया और अर्जुन कुछ न कर पाए। श्री कृष्ण को लगा कि यदि आज युद्ध में पापी दुर्योधन जीत गया तो इस प्रतिज्ञा का क्या लाभ होगा। क्रोध में भरकर जैसे ही वे अपना सुदर्शन चक्र उठाकर आगे बढ़े तो भीष्म पितामह ने अपने बाणों की वर्षा रोक दी और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे माधव, यदि तुम अर्जुन की विजय चाहते हो तो अपने हाथ का चक्र उठाकर मुझसे युद्ध कर सकते हो, किंतु इससे आपकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। श्री कृष्ण को पता चल गया कि भीष्म का आज का उद्देश्य उनकी प्रतिज्ञा को भंग करना था। तो बच्चों, ये था एक ऐसा अपठित गद्यांश जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। अब इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न उत्तर देंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो उत्तर है, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। प्रश्न 2, पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करने के लिए क्या किया? उत्तर है, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करने के लिए पितामह भीष्म ने भयंकर युद्ध आरंभ कर पांडव को यानी कि पांडव की सेना को तितर बितर कर दिया। प्रश्न 3, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, भीष्म के पराक्रम के सामने अर्जुन को असहाय पाकर श्री कृष्ण को लगा कि आज पापी दुर्योधन की विजय हो गई तो इस प्रतिज्ञा का क्या लाभ होगा, इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाने का निश्चय किया। प्रश्न 4 है, भीष्म ने श्री कृष्ण को किस बात के लिए चेताया? उत्तर है, भीष्म ने श्री कृष्ण को चेताया कि शस्त्र उठाने से आपकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। चेताया का मतलब होता है चेतावनी देना। प्रश्न 5 है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उत्तर है कि शीर्षक है भीष्म का पराक्रम। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला अपठित गद्यांश। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अनेक महापुरुषों का जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि सुविख्यात इतिहासकार गिब्सन ने रोम साम्राज्य का पतन नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में अपने जीवन के बहुमूल्य 20 वर्ष लगाए थे। समय के सदुपयोग के कारण गिब्सन विश्व विख्यात हुआ। गांधी जी भी समय का सदुपयोग करते थे। उनका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बीतता था। गांधी जी कहते थे कि दिन मित्रों के रूप में हमारे सामने आते हैं और अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम इनका उपयोग ना करें तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। समय का सदुपयोग केवल उद्यमी व्यक्ति ही कर सकता है। समय का सदुपयोग बच्चों सभी को करना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा समय है जो चला गया तो वापस नहीं आता। तो आइए उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, गिब्सन कौन था तथा किस लिए प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है, गिब्सन एक सुविख्यात इतिहासकार था। वह समय के सदुपयोग के कारण प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 2, गांधी जी ने समय के विषय में क्या बताया? उत्तर, गांधी जी कहते थे कि दिन मित्रों के रूप में हमारे सामने आते हैं और अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम उनका प्रयोग यानी कि उनका उपयोग ना करें तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। प्रश्न 3 है, अनेक महापुरुषों का जीवन किस तथ्य की पुष्टि करता है? उत्तर है, अनेक महापुरुषों का जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 4, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उत्तर है कि शीर्षक होगा समय का सदुपयोग यानी कि समय का सही उपयोग।
तो बच्चों ये थे कुछ उदाहरण कि किस तरह हम अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उन पर आधारित प्रश्न उत्तर देते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं आगे नमूनार्थ अपठित पद्यांश। पद्यांश यानी कि कविताएं दोहे। तो सबसे पहला है कविता। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हन, वीरों का कैसा हो बसंत। तो बच्चों ये एक अपठित पद्यांश है। पद्यांश में ज़्यादातर जो कवि होते हैं वो कविता में कुछ ऐसे विशेष शब्द लिखते हैं जिनका अर्थ जानना भी ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए हमें अपठित पद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए पढ़ते हैं उपर्युक्त पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 1 है कविता में कवि चंद कौन है? उत्तर है कविता में कवि चंद वीर रस के कवि चंद्र बदराई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के सखा और सेनापति दोनों ही थे। प्रश्न 2 है कविता के अनुसार भूषण और चंद कवि की क्या विशेषता है? उत्तर है कविता के अनुसार भूषण और चंद कवि ने वीर रस की ऐसी कविता की जो किसी के भी भीतर बिजली जैसा उत्साह यानी कि जोश भरने में समर्थ हो। प्रश्न 3 बिजली किसका प्रतीक है? तो उत्तर है बच्चों बिजली उत्साह अथवा जोश का प्रतीक है। प्रश्न 4 उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। तो उत्तर लिखेंगे कि शीर्षक है बंधी कलम। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला पद्यांश। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों ये अपठित पद्यांश है, यानी कि ये एक ऐसी कविता है जो महारानी यानी कि झांसी की रानी के ऊपर थी। आइए पढ़ते हैं उपर्युक्त पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 1 है यह कविता किस वीरांगना के विषय में है? तो उत्तर है बच्चों कि यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने यह कहावत तो सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इससे हमें पता चला कि ये पद्यांश जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है। प्रश्न 2 लक्ष्मीबाई को किसका अवतार बताया गया है? उत्तर लिखेंगे लक्ष्मीबाई को लक्ष्मी, दुर्गा और वीरता का अवतार बताया गया है। प्रश्न 3 है लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? तो बच्चों उत्तर में लिखेंगे नकली युद्ध, व्यूह की रचना, शिकार खेलना, सेना को घेरना और शत्रु के किले को ध्वस्त करना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। प्रश्न 4 इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों हमें पता ही है कि शीर्षक क्या है, शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई। आइए पढ़ते हैं अगला पद्यांश। मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। तो बच्चों ये है, हम सब पढ़ ही पा रहे हैं कि इतनी मनमोहनी प्रकृति जो है वो किस देश की है। वो देश है हमारा भारत देश। उपर्युक्त गद्यांश यानी कि उपर्युक्त जो हमारा पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है प्रकृति की गोद में बसने का क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे प्रकृति की गोद में बसने का आशय है कि भारत देश प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा हुआ है। प्रश्न 2 रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे रेखांकित अंश का आशय है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जो लगता है कि भारत भूमि के चरण पखार रहा है। प्रश्न 3 है यह कविता भारत देश की किस विशेषता का वर्णन करती है? उत्तर है यह कविता भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक स्थिति का वर्णन करती है। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर जो पद्यांश दिया हुआ है उसमें भारत देश के हिमालय के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है।
प्रश्न 4 है, इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों शीर्षक होगा भारत देश। तो बच्चों इस तरह से हम बहुत ध्यानपूर्वक अपठित पद्यांश को पढ़ते हैं और कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में समझते हैं और उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। आइए दोहराएं बच्चों कि अपठित का अर्थ है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक भाग है। अपठित गद्यांश पद्यांश के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। उत्तर लिखते समय सरल सहज सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कविता के उत्तरों को रेखांकित करके सरल गद्य में लिखना चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।